जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा, अच्छे हैं ना? आज हम लोग सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश पढ़ेंगे 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। 1290 से लेकर के 1320 अर्थात ये 30 वर्ष का है केवल समय काल। इस 30 साल में क्या हुआ, किस तरीके से सत्ता का संघर्ष चला है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए, बलबन की मृत्यु के बाद देखिए, बलबन की मृत्यु हम लोगों ने पढ़ लिया था सल्तनत काल तक का। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी अर्थात खलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन फिरोज जो था वह संघर्ष जीत गया और सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत में आए थे। किस जगह से आए थे? खल्ज, इसीलिए उनको खिलजी कहा गया। अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं। गर्म प्रदेश, जहाँ पे गर्मी पड़ती है उस क्षेत्र को गर्म प्रदेश कहते हैं और वही गर्म प्रदेश खल्ज था। उसी खल्ज से खिलजी आए थे, अतः ये खिलजी कहलाए। इसीलिए खल्ज प्रदेश के रहने वाले थे, वहाँ से आए थे, इसीलिए हम इनको खिलजी कहे। अब देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी साहब का, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कार्यकाल हमारे यहाँ केवल 1290 से लेकर के 1296 तक रहा। केवल ये 6 वर्षों तक शासन किए, मात्र 6 वर्षों तक। देखिए 6 वर्षों में इन्होंने क्या क्या किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया और विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। क्या था कि जो दंड के नियम कानून बने थे, उन दंड के नियमों में मानवता को उसने जगह दी कि कठोर दंड न दे करके एक ऐसा दंड दिया जाए जो मानव सभ्यता के लिए, मानव होने के नाते जो किया जा सके। जो चहलगामी की स्थापना हुई थी तुर्क सरदारों की, उन तुर्क सरदारों को भी, चहलगामी तो इसने बहाल नहीं किया लेकिन बलबन ने उसको खत्म कर दिया था। तो तुर्क सरदारों को इन्होंने संतुष्ट करने की नीति अपनाई। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन जो कड़ा कौसाम्बी जो है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। पहले इलाहाबाद का क्षेत्र था हमारे घर में, अब पड़ोसी उसको बना दिया गया है पड़ोसी जिला। और कड़े मानीपुर जो एक देवी माता का स्थल भी है, उस जगह को कड़ा बोलते हैं। मैं जैसे छोटा था ना, तो आप बच्चा छोटा होता तो उसके बाल का मुंडन करवाते हैं ना, तो एक मुंडन शायद हमारा वहाँ भी हुआ है। तो कड़ा और अवध का इक्तादार तथा रक्षा मंत्री था। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो भतीजा था, किसका था? फिरोज शाह खिलजी का। किसका भतीजा था वो? हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। वह उस समय कड़ा और अवध का इक्तादार था और रक्षा मंत्री था। जैसे मैंने क्लास में रक्षा मंत्री बना रखे हैं ना, स्कूल में कई लोगों को रक्षा मंत्री का पद दिया हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, संस्कृति मंत्री, सब मंत्री, गृह मंत्री सब बने हुए हैं ना। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी रक्षा मंत्री और इक्तादार था। देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वह जो कि भतीजा था अलाउद्दीन, किसका भतीजा था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। अब ये भतीजा उनका निकल गया कहाँ पे? देवगिरी पे आक्रमण करने के लिए। वहाँ उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। वहाँ वह जाकर के विजय भी प्राप्त किया और बहुत सारा धन भी ले आया, पैसा ले आया। अब सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा कौसाम्बी की ओर चल पड़ा, पर कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई। अलाउद्दीन गया, वहाँ जीत के लाया, बहुत सारा धन ले आया। तो कड़े मानीपुर हमारे घर के पास में, बगल में रहता था पड़ोसी,
तो उसने क्या किया कि वहाँ पे अपना रख दिया, धन लेकर आया। तो यहाँ से सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज को लगा कि ये तो बहुत सारा जीत के आया है, चलो इसको शाबाशी उबासी दे के आते हैं और कुछ पैसे वैसे भी लेके आएंगे। लेकिन वहाँ गए तो राजा को ही टपका दिया, उसने ख़त्म कर दिया। अब भतीजे ने हत्या करवा दी। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी को सिंहासन प्राप्त हुआ। जब उसने राजा से जो सुल्तान था उस समय उसी को मरवा दिया, तो फिर खुद भी सिंहासन पे बैठ गया। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की फोटो आप देखिए, कितना कमीना था, धूर्त आदमी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 ईस्वी में से लेकर 1316 तक बना, लगभग 20 वर्ष तक, इसने 20 वर्ष तक आक्रमण किया, मतलब 20 वर्ष तक शासन किया, आक्रमण किया, एक ही बात मान लो। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। कहाँ? दिल्ली के गद्दी पर बैठा ये 1296 ईस्वी में। अब देखिए वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। वो एक तो विजेता तो था ही भाई, वो देवगिरी भी जीत के आया था और पैसा वैसा खूब लूटा था, शासक भी अच्छा था और वह राजनीतिक भी चतुर था कि उसको मरवा दिया अपने चाचा को ही। उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था, चीज़ें बहुत दुरुस्त नहीं थी, सिस्टमैटिक नहीं थी। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। जो उलेमा लोग थे, उलेमा मतलब है कि जो मौलवी और उलेमा उन्हीं के दर्जे के माने जाते हैं, कुछ उसी समकक्ष, तो उन लोगों का हस्तक्षेप काफ़ी था। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। जो अमीर थे और सरदार थे वो लोग विद्रोह करने लगे थे। क्या करने लगे थे? अब उन विद्रोहियों को देखिए कैसे सबक सिखाते हैं। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। देखिए एक तो अर्थ अव्यवस्था थी, व्यवस्थित चीजें नहीं थी। दूसरा अमीर और सरदार लोग विद्रोह कर रहे थे, मंगोल आक्रमणकारी हमले कर रहे थे। इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य और सुनियोजित योजना बनाकर किया। बहुत ही प्लान्ड तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से उसने देखा कि पहले किसकी क्या कमजोरी है, क्या चाहिए, उसको उस तरीके से अरेंजमेंट किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की उदार एवं सहिष्णु नीति का त्याग कर कठोर नियमों को लागू कर दिया। जो जलालुद्दीन फिरोज थे उन्होंने बहुत सारी मानवीय तरीके के तौर तरीके अपनाए थे। इसने कहा ना हम कठोर और नियमबद्ध तरीके से डिसिप्लिन बनाएंगे। इन कठोर नियमों का सुनियोजित योजना के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। उसने डिसिप्लिन डाला, इसलिए वो शासन कर सका। प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव क्या हुआ? अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्म गुरुओं, उलेमाओं का दखल पसंद नहीं था। शासन करने के लिए जो उलेमा अर्थात जो मुस्लिम धर्म गुरु थे उनको उलेमा कहा जाता था। तो उन उलेमाओं का हस्तक्षेप होता था कि भैया लल्ला तुम ऐसे नहीं वैसे करो, ओ सुल्तान तुम ऐसे नहीं वैसे करो। सुल्तान को बुरा लगता था, अरे ये टिंगू सा आदमी मुझे कैसे सिखा रहा है। इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने की बातों को नहीं मानता था, वो अपना चलाता था। सुल्तान था भाई, राजा तो राजा, वो अपनी मर्जी चलाएगा। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी को विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिक सुधार देखिए किस तरीके का उसने किया। देखिए उसके जो एक्सपेडिशंस थे, मिलिट्री एक्सपेडिशंस, उसका मिलिट्री को ही श्रेय जाएगा भाई। आर्मी उसने अच्छी बनाई, सेना अच्छी बनाई, इसीलिए जीत रहा था। अलाउद्दीन ने एक विशाल और अस्थाई परमानेंट सेना रखा। ऐसा नहीं कि किसी के यहाँ लड़ाई हो गई तब बुलाओ कि सैनिकों को फोन करो, वो घर से आएंगे कि ला चलो लड़ना है, या बच्चे चलो लड़ना है। अब क्या हुआ कि सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4.25 लाख मतलब 4,75,000 सैनिक थे, 4,75,000। और इस समय हिंदुस्तान की आर्मी में कितने सैनिक होंगे आपको पता है? कितने अफसर हैं? सेना की स्ट्रेंथ क्या है भारत की? आर्मी की स्ट्रेंथ लगभग 12 लाख के आसपास है, 12 से 14 लाख। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। अभी जो सेना में भर्ती का क्राइटेरिया है वो रेस लगाना, दौड़ लगवाते हैं, लिखित परीक्षा लेते हैं और इंटरव्यू होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तब क्या थी सेना में नियुक्ति का तरीका? घुड़सवारी, घोड़े पे अच्छी सवारी करना जानता हो,
शस्त्र चलाना, हथियार चलाना अच्छा जानता हो, वह योग्यता में आता था। सैनिकों के हुलिया का पूरा ख्याल रखा जाए। हुलिया मैंने आप लोग को बताया था, हुलिया का मतलब होता है जैसे अभी आधार कार्ड में फोटो लगती है ना, ऐसे ही फोटो उसकी बना दी जाती थी, हुलिया, कि चेहरा मोहरा कैसा है वो देखने के लिए। देखो अलाउद्दीन खिलजी का कार्य जो एरिया था वो ये जितना पूरा भारत में ये लाल लाल फैला हुआ है वो था, यहाँ से यहाँ तक हुलिया विवरण रखा जाता था। जो हर सैनिक का एक स्केच बना के हुलिया रखा जाता था। सैनिकों को नगद में वेतन दिया जाता था। नगद में मतलब सैलरी, पैसे गिन के, ऐसे जैसे 1000 रुपये महीने का हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 की 10 नोट गिन देंगे। देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। दाग जैसे अभी भी कान पे देखो तो कुछ गायों के भैंसों के कान पे वो लिखा रहता है ना, कौन सी गाय कहाँ की किसकी है, नंबर लिखा रहता है, वैसे ही दाग लगा के एक चिन्ह लगाया गया जिसे पहचान की जा सके। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेकों किलों का निर्माण कराया, पुराने किलों की मरम्मत कराई। अपने जो उसका साम्राज्य बढ़ रहा था तो उसका उसने देखभाल रख रखाव करने के लिए बड़ा किला बनाया, बहुत बड़ा किला, कई किले बनवाए, ठीक है। और जो पुराने किले ढह गए थे या खंडहर के रूप में बदल रहे थे या खराब जर्जर अवस्था में आ रहे थे, उन किलों को वो मरम्मत करवाया। अब इन किलों की रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई। इन किलों में लॉजिस्टिक सपोर्ट मतलब राशन, खाना, पानी और जो व्यवस्था चाहिए होती है उनको साम्राज्य में, वो सारी व्यवस्था बढ़ाई गई। अब देखिए उसने राज्य विस्तार में क्या क्या किया। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उसने अपने राज्य का अधिकार, उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले उसने गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी, यहाँ राजपूत राजा अपना शासन चलाते थे। उन राजाओं को हरा करके उनके क्षेत्र को अपने में मिलाता चला गया। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होयसर में राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इनका एक सेनापति था, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। वो अब दक्षिण भारत में गया, तेलंगाना के देवगिरी में, अभी तेलंगाना राज्य है ना, उस राज्य के, जो कि 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य बना था, उसके देवगिरी स्थान पर और होयसर में राज्य विस्तार के लिए गया था। कौन सेनापति? मलिक काफूर। किसका सेनापति था ये? अलाउद्दीन। उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया। उनको भी हरा करके कहा कि हमारे सुल्तान के अंदर में काम करो आप लोग। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे। कर मतलब टैक्स देते रहेंगे। कहा कि आप अपने यहाँ शासन करो, जैसे चल रहा है वैसे चलाओ, लेकिन आप कुछ टैक्स हमारे यहाँ पहुँचा दिया करो, कुछ रुपया पैसा माल पहुँचा दो, एवं उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे और हमारे सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लो। देखिए अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को अपने में क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि वहां पे देख कैसे पता क्या हो रहा है क्या नहीं, इतना ज़्यादा उसको फिर सपोर्ट चाहिए होता लोगों का, बहुत सारी बड़ी और आर्मी रखनी पड़ती, बहुत सारा, और तो उतना चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। अमीरों और सरदारों पर कैसे किस प्रकार नियंत्रण किया था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों और सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, इसलिए वो उनसे मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि घर पे एक दिन पार्टी कर दो, दावत कर दो, उत्सव मना लो, जैसे दिवाली का त्यौहार, होली का त्यौहार, तो सबको मिला लो, बुला लो अपने यहाँ और सबको खिला पिला दो, सब खुश हो जाएंगे, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अच्छा, इसने ये सोचा
कि जो अमीर लोग आपस में पार्टी करते हैं, आपस में सरदार लोग उत्सव मनाते हैं, उससे इनके बीच में आपसी भाईचारा का ज़्यादा विकास होता है। अब इनके उत्सव, इनके त्योहार बंद कर दो, ये मिलना जुलना पार्टी वार्टी बंद कर दोगे तो इनका आपस में दोस्ताना संबंध नहीं हो पाएगा। फिर ये लोग इसी में मिलके नहीं तो राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, सुल्तान के खिलाफ। अब जब राजा के खिलाफ ये षड्यंत्र कैसे रचेंगे जब मिल ही नहीं पाएंगे तो। अतः विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों और सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। अमीरों और सरदारों पर इसने कठोर प्रतिबंध लगा दिए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। अर्थात अमीर लोग जो थे वो कितना कब पार्टी कहाँ करेंगे, कहाँ पे मदिरापान, मदिरा मतलब वो खून नहीं बेटा, शराब, शराब का पान करेंगे। पान मतलब शराब पीना, पीने को पान कहते हैं। और गोष्ठी, गोष्ठी का मतलब होता है सम्मेलन, मीटिंग पर भी नियंत्रण इसने स्थापित कर लिया, कंट्रोल कर लिया अपना। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकते थे। जैसे कोई अमीर अपने यहाँ पार्टी नहीं रख सकता था बिना सुल्तान के परमिशन के। गुप्तचर सदैव उन पर नजर रखते थे। एक उसने गुप्तचर विभाग रखा, जैसे मेरा गुप्तचर चलता रहता है हमेशा, आप लोग की हर क्लास में कुछ न कुछ लोग मेरे गुप्तचर हैं, सूचनाएं मुझ तक पहुंच जाती हैं तुरंत, इसलिए गुप्तचर विभाग होना बहुत जरूरी है, तो उसने गुप्तचर रखा। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। अब इससे सरदार और अमीर जो लोग थे वो डरे हुए भी रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। कोई भी ऐसी हिम्मत नहीं कर पाता था कि सुल्तान के खिलाफ बोल दे अब, या कोई भी षड्यंत्र रचने की कोशिश करे। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। ऐसा कर करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अमीर और जो लोग थे सरदार, उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए। देखिए मंगोल कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ आक्रमण किए उस काल में। भारत का जो उत्तर और पश्चिमी सिरा है, मतलब कश्मीर पंजाब वाला इधर वाला क्षेत्र, मंगोलों के आक्रमण का रास्ता यही होता था। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए, कई बार मंगोलों ने आक्रमण किए। मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की भांति पुराने किलों की मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण करवाया। बलबन ने भी जब उसके यहाँ मंगोलों का आक्रमण होता था तो उस क्षेत्र के जहाँ से वो आते थे उनके रास्ते में बहुत सारे किले बनवाए और पुराने किलों को भी उसने मरम्मत करवा के नया करवाया। तो यही काम इसने भी किया, जो पुराने किले हो रहे थे उनको भी रिन्यू कराया, रिनोवेशन करवाया, और जो जगह खाली पड़े थे कई जगह वहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से नए बनवाए, जिससे अगर कोई आक्रमण करने के लिए आए तो वो पता चल जाए। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना के लोगों को रखा। जो योग्य और कुशल लोग थे, कौशल मतलब जिनके पास स्किल थी और एलिजिबल थे, एफिशिएंट थे, उन लोगों को उसने वहाँ पे रखा। यह सेना मंगोलों के आक्रमण को रोकती रहती थी। ये सेना का काम यही था कि मंगोलों का आक्रमण हो तो आप सूचना दें और वहाँ पे लड़ाई करें। अब कृषि की नीति उसने क्या अपनाई देखिए। अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा शुरू की। आज हमारे यहाँ, आपके यहाँ गांव में या घर में जमीन नापी जाती है तो कितने बिस्वा कौन बोया है ना, जैसे 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है। तो उसने टैक्स, कितने बड़े खेत पे कितना टैक्स लगाया जाए, इस चीज का सही सही अनुमान लगाने के लिए उसने क्या किया, बिस्वा में उसको उसका पैमाना रखा, बिस्वा माप का इकाई रखा उसने। खजार, खजार मतलब लगान, लगान मतलब टैक्स, पैसों में नहीं बल्कि अनाज खाद्यान्न के रूप में वसूल किया जाने लगा ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। अब वो किसान जो लोग खेती करते थे उनसे पैसा रुपया नहीं लेता था, उनसे कहा तुम अपना अनाज ही दे दो, अगर 10 कुंटल हो रहा है तो थोड़ा 1 कुंटल हमारे पास दे दो, ऐसे या 2 कुंटल, जो भी उसका टैक्स का सिस्टम था। अभी बताते हैं। बाजार नियंत्रण, उसने बाजार पे कैसे कंट्रोल किया।
अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था। अलाउद्दीन को मंगोलों से भी अपना निपटारा करना था, उनके आक्रमण से भी बचना था, इसलिए बहुत गंभीर और बड़ी भयानक सेना रखता था और विस्तार भी करना था अपने साम्राज्य का, उसके लिए भी सेना चाहिए, इसलिए उसे ज़्यादा बड़ी सेना रखनी पड़ती थी। इन सैनिकों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था। ज़्यादा सैनिक रहेंगे तो ज़्यादा पैसे जाएंगे, ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे जाएंगे। अब उसमें खजाना खाली हो जाता था, सब अपनी जेब से ही तो जा रहा भाई। अतः उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया, कम पैसे में। अब सेना जैसे सैनिक को खर्चा क्यों चाहिए भाई ज़्यादा, क्योंकि भाई अगर सामान की कीमत ज़्यादा रहेगी तो वो ज़्यादा में खरीदेगा। सामान की कीमतों पे उसने नियंत्रण स्थापित कर दिया। उसने कह दिया कि गेहूं इतने में बिकेगा, चावल इतने में बिकेगा, चूड़ी इतने में बिकेगी, सोफा सेट इतने में बिकेगा, डेस्क इतने में बिकेगा, घड़ी इतने में बिकेगी, सब्जी इतने में बिकेगी और फल इतने में बिकेगा। तो नियंत्रण हो गया। अब देखिए, उसने दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए। दूध इतने में बिकेगा, हर सामान जो रोजमर्रा के जीवन में हम आप इस्तेमाल करते हैं या उस समय होता था, उन सारे चीज़ों पर, उन सारी वस्तुओं पर उसने क्या किया, फिक्स्ड प्राइस कर दिया, पैसा फिक्स्ड कर दिया कि उतना ही लेना होगा, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिकों को भी अपना निर्वाह कर सके। और उसने जोड़ घटा करके देख लिया कि कितना पैसा देने पर सैनिक का निर्वाह, दैनिक जीवन उसका अच्छा धूमधाम से व्यतीत होगा। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए। उसने बाजार की व्यवस्था को सही रखने के लिए बाजार के इंस्पेक्टर अर्थात बाजार निरीक्षक, ईमानदार लोगों को उसने नियुक्त किया, जिसका प्रमुख अधीक्षक कहलाता था। सहना कहते थे, सहना मतलब अधीक्षक होता था, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। मार्केट कंट्रोलर उसको कहते थे। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। बाजार के जो नियम थे उनका पालन करना पड़ता था। किसे? जो दुकान खोलता था उसे पहले से बता दिया जाता था कि भाई घड़ी इतने की, इतना तुम्हारा ये सामान इतने का है, उतने में ही बेचोगे, ज़्यादा करके बेचोगे नहीं, कम करके भी नहीं बेचोगे, ठीक है। अब देखिए, यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या माप तौल में कम देता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। अगर जैसे किसी ने कहा 1 लीटर दूध लेने गया, पता चला 1 लीटर की जगह 900 ml दे दिया। भाई 1 लीटर में 1000 ml होता है, मिलीलीटर, वो 900 ml दे दिया। 100 ml का तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ है कैसे है। तो अगर ये 10 लोगों से ऐसे किया तो 1 लीटर बचा लिया, बच गया ना 10 लोगों से। तो गलत तौल ना हो, 5 किलो चीनी की बजाय 4.5 किलो में कह दिया कि लो 5 हो गया जाओ, तो आधा किलो बच गया। तो ऐसे ऐसे करके वो चोरी ना करे, बचाए ना। इस चोरी को रोकने के लिए उसने दंड का प्रावधान कठोर कर दिया। बाजार में भावों और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया था। जो बाजार के भाव थे उन पर, सामानों पर निगरानी रखने के लिए उन्हें दुरुस्त कर दिया गया और गुप्तचर तैनात कर दिए गए थे हर जगह। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। हर दिन सुल्तान को जाकर के न्यूज़ देना पड़ता था। किसकी? बाजार में क्या चल रहा है। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं और उनकी मूल्यों की जांच करता था। कभी कभी सुल्तान खुद भी जाता था और उसकी वस्तुओं की जांच करता था, कौन सा सामान कितने में बिक रहा है। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। भाई उन्हें डर लगता था, कभी भी कोई भी नियंत्रक या निरीक्षक आके हमारा चेक कर सकता है, सुल्तान स्वयं भी आ सकते हैं। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदामों की स्थापना किए गए, सरकारी गोदाम भी बनाए गए बाजार के पर सही कंट्रोल बनाए रखने के लिए। अकाल पड़ने के समय गोदामों में खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी। गोदाम में जो सामान, खाद्य के सामान रखे गए थे, उन खाने के सामानों से जब अगर अकाल कभी आ जाता था, किसी साल पैदावार कम होती थी,
लोग भूख से ना मरें, इसके लिए उन गोदामों से सप्लाई जारी रखी जाती थी। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसकी शुरुआत किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। आज भी देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही कोटेदार, जो डीलर के पास सामान आता है, राशन आता है, सरकार राशन देती है ना, और सबके घर पे जाता है जो राशन कार्ड रखते हैं, राशन कार्ड धारकों के पास। तो ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। ये सिस्टम सबसे पहले किसने अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1296 से लेकर के 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। आज के 800 साल पुराना नियम आज भी वही शाश्वत चल रहा है। साहित्य व कला का विकास उसने किस प्रकार किया? प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व बरनी, अमीर खुसरो और बरनी साहब उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो का लोकप्रिय नाम था तोताए हिंद। वह प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन, एक जगह का नाम भी है निजामुद्दीन स्टेशन, रेलवे स्टेशन है दिल्ली में। एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और एक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है। तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन ही कहते हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली और सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। आजकल जो हम लोग खड़ी बोली बोलते हैं, हिंदी खड़ी भाषा में बोलते हैं ना, खड़ी हिंदी बोलते हैं। हिंदी की बोलियां कई हैं, अवधी और बुंदेली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, राजस्थानी, ऐसे ही एक है खड़ी भाषा, खड़ी हिंदी। वही खड़ी हिंदी हम लोग सार्वजनिक रूप से बोलते हैं। खड़ी, केवल खड़ी हिंदी, वो 12 घड़ी होता है। ठीक है। अमीर खुसरो की खड़ी बोली और सितार, सितार जो वाद्य यंत्र है बजाने वाला, वह भी किसने बनाया था? अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का एक कवि था, उसने बनाया था। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों, मुकरियों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध था। अमीर खुसरो क्या काम करता था? पहेलियां बनाता था, बुझाता था, पहेलियां बूझता था, दोहों को बनाता था, लिखता था, मुकरियों को करता था, कव्वालियों को बनाता गाता था। अब देखिए एक पहेली उसकी है। एक गुड़ी ने एक गुड़ कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकला लाल। पान का पत्ता, देखा जादू का कमाल, डाला हरा निकला लाल। हरा डालते हैं ना पान का पत्ता और चबाते हैं, फिर मुंह लाल लाल हो जाता है ना। तो ये देखो पान है। अब देखिए हौज खास, अब उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता है। शतरंज मूवी जो बनी थी उसकी शूटिंग इसमें हो रही थी। अमिताभ बच्चन जी आए हुए थे, मैं भी उसी समय पहुंच गया था, मुझे जानकारी नहीं थी, बाद में पता चला अमिताभ बच्चन जी भी आए हैं। अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। एक अलाई दरवाजा बनाया गया और एक अलाई मीनार भी ये बनवा रहे थे। 1-2 मंजिला इन्होंने बनवाया भी था, 3, उसके बाद ये नहीं रहे तो नहीं बनवाए। उसका काम खंडहर की तरह वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, कुतुब मीनार के पास में है, जो कि हमारी छत से साफ साफ दिखता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों ने पढ़ा क्या इसके बारे में, खिलजी वंश के बारे में। देखिए कुल 30 वर्ष तक खिलजी वंश चला, 1290 से 1320 के बीच में। सबसे पहले खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 से 1296 तक रहे। ये 6 साल तक शासन किए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए, ये 1296 से लेकर 1316 तक रहे, 20 साल तक इन्होंने शासन किया। अब अंतिम में कौन आया? मुबारक शाह आया। कौन आया? मुबारक शाह अंतिम शासक हुए। ये 1216 से 1320, 1316 से 1320 तक रहे। ये 4 साल तक इन्होंने शासन किया। अब देखिए उलेमा किसे कहते हैं? उलेमा धर्मगुरु या धर्माधिकारी को उलेमा कहते हैं, जो आलिम अथवा शिक्षित या बहुवचन का लिए इस्तेमाल करते हैं। खराज लगान किसे, टैक्स किसे कहते हैं? भूमि पर खेती करने वालों से लिया जाने वाला टैक्स लगान कहलाता है। घोड़ों पर दाग का मतलब होता है घोड़ों की संख्या एवं इनकी पहचान के लिए उनकी पीठ पर दाग लगाने की परंपरा को
घोड़ों पर दाग कहते हैं। हुलिया क्या होता है? किसी व्यक्ति के रंग रूप आदि का ब्यौरा रखना हुलिया कहलाता है। रसद क्या होती है? रसद मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट, भोजन सामग्री का सपोर्ट। अब देखिए यह चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया है, बाकी आप लोग ध्यान से मेहनत करिए, पढ़िए खूब मन लगा करके। हम लोग मिलते हैं अभी इस ब्रेक के बाद। थैंक यू।